कल जो हम लोगों ने डिस्कस करा था उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ बेसिक स्टार्ट करा था कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हमको पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग किसे बोला जाता है, सॉफ्टवेयर की बात की जाती है तो सॉफ्टवेयर किसे बोला जाता है, सॉफ्टवेयर किस लिए प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो हमने बेसिक चीजें कल देखी थी कि हार्डवेयर से यदि आपको कोई भी काम कराना है, कुछ भी काम कराने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, तो हमको जरूरत पड़ती है आपकी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो जब प्रोग्रामों का समूह होता है, प्रोग्रामों के समूह को क्या बोला जाता है, तो प्रोग्रामों के समूह को बोला जाता है आपका सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं, तो प्रोग्राम्स की सिंपल सी डेफिनेशन हम लोगों ने कल देखी थी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या निर्देशों के समूह को क्या बोला जाता है, तो निर्देशों के समूह को बोला जाता है हमारा प्रोग्राम। इतना हम लोगों ने डिस्कस करा था। फिर मैंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई थी कि यदि सिंपल सा पूछा जा सकता है कि प्रोग्रामिंग किसे बोला जाता है, तो प्रोग्रामिंग क्या है, जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका प्रोग्रामिंग। इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की भाषाओं में या प्रोग्रामिंग की बात की जाती है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है हमारे पास में 3 नंबर का। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है आपसे 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, तो प्रोग्राम क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को जो डेफिनेशन मैंने बताई वो डेफिनेशन यहाँ सफिशिएंट होती है हमारे 3 नंबर के लिए। देखो हम लोग को जो आंसर लिखना है वो इफेक्टिव आंसर लिखना है, कहीं से कॉपी पेस्ट की बात नहीं करेंगे, हम लोग तो चीजों को समझेंगे। मेरा मेन मोटो आपको यही रहेगा कि मैं आपको चीजों को समझाऊं। सबसे पहले हम लोग पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन अराइज होंगे और फिर उस क्वेश्चन को हमको कैसे नोट डाउन करवाना है, कैसे लिखना है, क्या इफेक्टिव वर्ड्स हो सकते हैं, ये हम लोग वहां पर एट द एंड लास्ट में देखेंगे। जैसे पहले टॉपिक बता देती हूँ, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम क्या होते हैं, तो इसको कैसे लिखना, क्या लिखना हम लोग लास्ट में देखेंगे। क्लियर इतनी बात? आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्राम क्या होते हैं। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन इजीली मिल सकती है कि प्रोग्राम क्या होते हैं, या और इसको 3 नंबर के हिसाब से हम लोग और इसको इफेक्टिव कैसे वहां पर बना सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग। क्लियर है? प्रोग्रामिंग के बाद हमको पढ़ना है जो मेन टॉपिक है हमारा, और मेन टॉपिक क्या देखे रखा है, तो मेन टॉपिक देखे रखा हमारा कंप्यूटर की भाषाएं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने बेसिक यहाँ पर क्लियर करा था। अब बात की जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम की जरूरत होती है, और प्रोग्राम बनाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, तो वहां पर जरूरत पड़ती है हमको निर्देशों की, इंस्ट्रक्शंस की। तो जो इंस्ट्रक्शन जिस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उन्हीं लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, तो उन लैंग्वेज को बोला जाता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बस इतनी सी बात है। जैसे हम लोग हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की अलग अलग व्याकरण होती है, या इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में अलग ग्रामर होती है। इंग्लिश का सेंटेंस अलग हिसाब से फॉर्म किया जाता है और हिंदी का सेंटेंस अलग लैंग्वेज के हिसाब से फॉर्म किया जाता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है वो क्या समझ में आती है आपकी 0 और 1। तो उस 0 1 के रूप में जो लैंग्वेजेस यूज की जाती है या उन लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं या प्रोग्राम लिखते हैं या सॉफ्टवेयर लिखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सिंपल से डेफिनेशन क्या हो सकती है यहाँ पर, प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है। प्रोग्राम की जगह हम लोग सॉफ्टवेयर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तीनों वर्ड यहाँ पर सही हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, प्रोग्राम भी बोल सकते हैं और निर्देश भी बोला जा सकता है। प्रोग्राम जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उस प्रोग्राम की भाषा को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा हमको यहाँ पर नहीं देखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रोग्रामर क्या होते हैं, ये तो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी। प्रोग्रामर क्या होते हैं, तो जो भी व्यक्ति इन सब चीजों में बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है उन लोगों को क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है आपका प्रोग्रामर। या जो ये सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उन्हें हम लोग बोल सकते हैं आपका प्रोग्रामर। देखो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम लोग को तो पूरा आपका जो फील्ड है, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हमारे पास में जो भी फील्ड है उन सबको एक बार हमको डिस्कस करना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं, या कंप्यूटर में कंप्यूटर भाषाओं को समझाइए तथा प्रोग्रामर क्या होते हैं उन्हें बताइए। तो क्या सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, वो क्या कहलाते हैं आपके, तो वो कहलाएंगे आपके प्रोग्रामर।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं इंडिविजुअल टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन लिखता है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है आपका प्रोग्रामर। आप लोगों ने सुना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के अंदर भी डेवलपर होते हैं, तो ये डेवलपर को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो डेवलपर को बोला जाता है आपका प्रोग्रामर। क्लियर है? जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रही सारी चीजें? आगे बढ़ती हूँ यहाँ पर फिर प्रोग्रामर के बाद में एक वर्ड याद रखना, या एक बहुत इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यदि पूछा जाता है प्रोग्रामर क्या है, तो वहां पर यदि हम लोग ये वाला पॉइंट लिख के आएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगेगा हमारा आंसर। ठीक है, हमको बहुत सारा बाजार नहीं लिखना है, हमको तो बस क्रीमिश चीजें लिखना है। तो प्रोग्रामर हमको पता है। इसके बाद लिख देना कि जो पहला प्रोग्रामर है, पहले प्रोग्रामर के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो सबसे पहले प्रोग्रामर थे वो कौन है? आपकी लेडी एडा अगास्ता। कौन है हमारे? लेडी एडा अगास्ता। लेडी एडा अगास्ता की बात की जाती है तो इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। उसका रीजन एकमात्र यही है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया और सबसे पहले इन्होंने प्रोग्राम लिखा था। तो सबसे पहले प्रोग्रामर कौन है? तो सबसे पहले प्रोग्रामर के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर लेडी एडा अगास्ता को। क्लियर है? इन्होंने किसके साथ काम करा था? तो इन्होंने काम करा था आपके चार्ल्स बेबेज के साथ में। और कौन सी मशीन पर इन्होंने वर्क करा था? तो इन्होंने जो मशीन थी वो मशीन थी आपकी एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन में इन्होंने कोडिंग करी थी। क्लियर है इतनी बात? चलो, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे। अब हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है कि कंप्यूटर की भाषाएं कितनी होती है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएं कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर की जो भाषा है उसको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया है। देखो यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में क्या है कंप्यूटर भाषा की लैंग्वेजेस? तो C++, जावा, .NET, PHP, ये सारी लैंग्वेजेस आप लोगों के दिमाग में बैठी होती कि ये सारी लैंग्वेजेस कौन सी होती है? तो ये सारी लैंग्वेजेस होती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पर ऐसा नहीं है। यदि हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं, यदि सिस्टमेटिक बात की जाती है तो कंप्यूटर की भाषाओं में बेसिक भाषाएं कौन कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की भाषाओं में बेसिक 3 भाषाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो मशीन भाषा है, एक होता है आपका असेंबली भाषा, और एक होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा सा हमको यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ से हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। अभी जो पढ़ा हम लोगों ने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सिंपल सी बात करते हैं, सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को या निर्देशों को लिखने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो लैंग्वेज कौन सी कहलाती है आपकी? वो कहलाएगी आपकी कंप्यूटर की भाषाएं। अब कंप्यूटर की भाषाएं कितने प्रकार की होती है? तो कंप्यूटर की भाषाएं बेसिकली 3 प्रकार की होती है। C++, जावा, .NET, PHP, ये कहाँ आएगी उसको मैं बताऊंगी, पर हमेशा याद रखना या जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 लैंग्वेज लिखना है हमको। कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज की बात करते हैं तो मशीन लैंग्वेज को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे LL के नाम से भी जाना जाता है, LLL। और LLL का मतलब क्या होता है? तो LLL का मतलब होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज होती है आपकी? ये लो लेवल लैंग्वेज, या ऐसे हिंदी में बोला जाता है तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर? निम्न स्तर भाषा, निम्न स्तरीय भाषा। क्लियर इतनी बात? उसके बाद बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। तो असेंबली लैंग्वेज को किस नाम से जाना जाता है? तो असेंबली लैंग्वेज को जाना जाता है आपका MLL। और MLL का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर होता है आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज या मध्य स्तरीय भाषा। मिडिल लेवल लैंग्वेज या मध्य स्तरीय भाषा, या तो आप असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हो उसको, या तो आप मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ बात की जाती है थर्ड लैंग्वेज की। तो थर्ड लैंग्वेज कौन सी आपकी? हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को एक ही नाम से जाना जाता है, वो कौन सी होती है आपकी? हाई लेवल लैंग्वेज ही। इसको हिंदी में देखा जाता है तो हिंदी में क्या बोला जाता है? तो हिंदी में बोला जाता है इसको उच्च स्तरीय भाषा। तो कंप्यूटर की जो बेसिक भाषाएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसके नाम आपको तीनों लिख के आना है। जैसे पूछा जाए तो मशीन लैंग्वेज भी लिखना है, मशीन भाषा भी लिखना है, हमको यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज भी लिखना है स्लैश करके, और एक और हम लोग क्या लिख के आएंगे? तो एक होती है आपकी बाइनरी। ठीक है,
बाइनरी नंबर की बात करते हैं या बाइनरी भाषा की बात की जाती है तो वो भी किसके अंदर आती है, तो वो भी आती है आपकी मशीन लेवल लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के अंदर कौन आ जाएगा, तो असेंबली लैंग्वेज को एक और किस नाम से जाना जाता है, आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज के नाम से। और एट द एंड क्या आ जाता है, तो एट द एंड आ जाता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। किसी को कोई डाउट है क्या? अब इसको हम लोग समझेंगे कि ये क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई और इसका जरूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब सबसे पहले मैं इसको समझाती हूँ, फिर हम लोग थ्योरेटिकल बात करेंगे। देखो मेरा मेन मोटो यही होगा कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए। यदि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में उसको लिखने के वर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप उसको अच्छे से वहां पर लिख सकते हो। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज पे जाएंगे कि हमको एग्जाम में हमारे आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। देखो क्या था मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो थी वो कैसी लैंग्वेज है यहाँ पर, तो वो होती है आपकी बाइनरी। और बाइनरी की बात की जाती है तो बाइनरी में कौन कौन से नंबर्स आते हैं हमारे पास में, तो बाइनरी में आते हैं सिर्फ दो ही नंबर, एक तो 0 होता है और एक 1 होता है। जिन लोगों ने प्री पढ़ा होगा उन लोगों को शायद पता होगा, या जहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर जब से आया है कंप्यूटर ने एक ही बात बोली है कि भैया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे तो सिर्फ 0 और 1 के रूप में चीजें समझ में आती है, इसके अलावा मुझे कोई भी चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आती है। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर कौन आ जाएगा आपका 0 और 1, मतलब सबसे बेसिक जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कौन सी थी आपकी 0 और 1। अब 0-1 में कंप्यूटर को बनाया गया तो 0-1 में 0 का मतलब क्या होता है, तो 0 का मतलब होता है यहाँ पर आपका ऑफ, और 1 की जब बात की जाती है तो 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब होता है आपका ऑन। और इसी को यदि वोल्टेज की टर्म में देखा जाता है तो वोल्टेज की टर्म में इसे क्या बोला जाता है आपका लो वोल्टेज। और 1 की बात की जाती है तो 1 को क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका हाई वोल्टेज। आई थिंक सो ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी, मालूम होगा कि 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, वोल्टेज की टर्म में इसे क्या बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि मशीन लैंग्वेज में क्या दिक्कत आ रही थी, तो मशीन लैंग्वेज में ये दिक्कत आ रही थी कि हमको सिंपल सा यहाँ पर 5 + 6 को जोड़ना है। कौन सी लैंग्वेज के माध्यम से, मशीन लेवल लैंग्वेज के माध्यम से या मशीन लैंग्वेज के माध्यम से हमको इसको कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, या इसको जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले 5 की बाइनरी निकालनी पड़ेगी। और बाइनरी कुछ भी हो सकती है, जैसे 0 1 1 एक एग्जांपल लिया है ना, ये इसकी बाइनरी है। फिर मेरे को निकालनी पड़ेगी 6 की बाइनरी, एक ही 6 की बाइनरी निकाल ली। अब क्या करना पड़ेगा, तो बाइनरी को ऐड करते आना चाहिए। बाइनरी अपने अलग कॉन्सेप्ट से एडिशन और सबट्रैक्शन होता है वहां पर, तो मेरे को इसको ऐड करते आना चाहिए। ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी किसके रूप में आएगा, तो वो भी बाइनरी के रूप में आएगा। फिर इस बाइनरी को वापस किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये बाइनरी को वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके डेसिमल नंबर में। तो काम तो छोटा सा था, 5 और 6 को जोड़ना है तो ये तो हम चलते चलते जोड़ देंगे। बट यदि हम यही काम 5 और 6 को जोड़ने का काम कंप्यूटर से कराते हैं तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, वहां पर कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है। कौन सी लैंग्वेज के माध्यम से, तो यहाँ पर देनी पड़ती है आपकी मशीन लैंग्वेज के माध्यम से। तो ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ज़्यादा टफ होती थी, क्योंकि हमको कुछ भी काम कराना है कंप्यूटर से तो हमको उसको जो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेंगे। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, तो यहाँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो आपकी 0 और 1। आज की करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो हम लोग आसानी से कंप्यूटर को चला लेते हैं। क्यों चला लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जिस लैंग्वेज को जानते हैं वो लैंग्वेज वहाँ पर दिखती है, तो हमारे लिए वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी आसान हो जाती है। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को किसने दूर करा, तो इस प्रॉब्लम को दूर करा आपकी असेंबली लैंग्वेज ने। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, तो हाई मिडिल लेवल लैंग्वेज या बात की जाती है मशीन लैंग्वेज की जो ड्रॉबैक थे उसको किसने दूर करा, तो उसको दूर करा आपके असेंबली लैंग्वेज ने। असेंबली का मतलब क्या होता है, या असेंबली भाषा की बात की जाती है तो असेंबली भाषा में असेंबलर क्या होते हैं, तो असेंबलर का मतलब होता है इकट्ठा करना, सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग कंप्यूटर जब खरीदने जाते हैं तो 2 प्रकार के कंप्यूटर हम लोग को मिल जाते हैं। एक कौन सा कंप्यूटर होता है, तो एक कंप्यूटर होता है हमारा असेंबलर कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर होता है जो कंपनी का बना हुआ होता है। तो कंपनी में क्या होता है, सारे जो डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड की बात कर ले, माउस की बात कर ले, मॉनिटर की बात कर ले, तो ये सब किस में डिज़ाइन किए जाते हैं, तो ये सब उसी कंपनी में डिज़ाइन किए जाते हैं।
जाते हैं। और असेंबली कंप्यूटर की बात करते हैं या असेंबल कंप्यूटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका कीबोर्ड होता है ये किसी और कंपनी का होता है, माउस किसी और कंपनी का होता है, मॉनिटर किसी और कंपनी का होता है, उन सबको इकट्ठा कर दिया तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका असेंबली कंप्यूटर। क्लियर है इतनी बात। तो असेंबली लैंग्वेज ने क्या करा, तो असेंबली लैंग्वेज ने भी यही कॉन्सेप्ट उठाए। क्या उठाए, तो यहाँ पर दिख रहा था हमको कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा। जब भी हमको मैथमेटिकल चीजें करना है तो उसके लिए हमको बाइनरी क्रिएट करनी पड़ रही थी और बाइनरी के बाद में फिर यहाँ पर इसका आउटपुट मिल रहा था। तो यहाँ हुआ छोटे छोटे फंक्शंस बनाए। अब उन फंक्शंस को क्या बोला जाता है वो मैं आगे बताऊंगी, पर अभी तो हम लोग सिर्फ हमारा बेस क्लियर कर रहे हैं कि ये सब चीजें क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर छोटे छोटे फंक्शंस बनाए गए। जैसे ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए एक फंक्शन बना दिया आपका ADD। और ADD की बात करते हैं या कंप्यूटर के अंदर जब भी फंक्शन की बात की जाती है तो इस प्रकार के ब्रैकेट लगाए जाते हैं। ये ब्रैकेट क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको वैल्यू डालनी होती है। एक बना दिया आपका सब नाम का, ये भी क्या है, तो ये आपका फंक्शन है। ये सब नाम का फंक्शन क्या करेगा, तो सब नाम का फंक्शन करेगा आपका सबट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे मल्टीपल के लिए मल नाम का एक फंक्शन बना दिया, डिवाइड के लिए डिव नाम का एक फंक्शन बना दिया, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस बना दिए। अब ये इंडिविजुअल चीजें अलग अलग चीजें हैं, इन सबको असेंबल कर दिया और असेंबल करने के बाद में एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी। उस लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, तो उस लैंग्वेज को बोला जाता है आपका असेंबली लैंग्वेज। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ये जो दिक्कत आ रही थी ना मशीन लैंग्वेज में, वो दिक्कत यहाँ पर रिजॉल्व हो गई। कैसे रिजॉल्व हो गई, तो आप 5 और 6 की बाइनरी हमको नहीं निकालना है, कंप्यूटर अपने मन से निकाल लेगा और हमको वापस वहां पर वो आउटपुट दे देगा हमारी लैंग्वेज में। क्लियर है। अब यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ फिर दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई, देखो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी में हमेशा देखना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब भी कोई चीजों की आवश्यकता होती है तो उसको इनहांस किया जाता है और नई चीजें वहां पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को क्यों लाया गया या इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ असेंबली लैंग्वेज ने तो मैथमेटिकल चीज़ों को रिजॉल्व कर दिया, पर मैथमेटिकल चीज़ों के बजाय हमको क्या करना है, तो हमको तो हिंदी भी टाइप करना है कंप्यूटर के अंदर, इंग्लिश भी टाइप करना है। आजकल जो चीज़ें चाहिए सब प्रिंटेड नोट चाहिए, लिखा हुआ कंटेंट हमको कहीं नहीं चाहिए। तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो आई, उस प्रॉब्लम को किसने दूर करा, आपका हाई लेवल लैंग्वेज ने। हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन यदि समझने के लिए समझना हो आपको तो बस इतना याद रखो, ऐसी सारी लैंग्वेज जो यूजर को नोन होती है, मतलब हम लोगों को जो भी लैंग्वेज समझ में आती है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो या जो भी लैंग्वेजेस होती है, वो सारी लैंग्वेजेस जो यूजर्स को समझ में आती है वो लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी, तो वो कहलाएगी आपकी असेंबली लैंग्वेज। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा या जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको फिर यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी कि मैडम हमने तो अब तक ये पढ़ा है कि C++, जावा, .NET, PHP और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ये सारी लैंग्वेजेस किसके अंदर आती है, तो ये सारी लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। तो मैं भी यही बोल रही हूँ कि इन सब लैंग्वेजेस को क्या बोला जाता है, तो इन सब लैंग्वेजेस को बोला जाता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों बोला जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आ जाती है आपकी, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं या इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ पर C++, जावा, .NET के अंदर हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं वो कोडिंग किसकी कौन सी भाषा में लिखी जाती है, तो वो कोडिंग लिखी जाती है आपकी इंग्लिश भाषा में। दैट्स वाई इन सारी भाषाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सारी भाषाओं को जाना जाता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से। तो ये बेसिक सिनेरियो होता है, पहले हमको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग हमारे थ्योरेटिकल चीज़ों पे आएंगे। यहाँ पर जब भी आंसर की बात की जाएगी, कंप्यूटर के आंसर की, तो आपको टेक्निकल वर्ड यूज़ करना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करोगे आपका आंसर बहुत इफेक्टिव लगेगा। देखो जो भी चेक करने वाले होते हैं वो सिर्फ पॉइंट पकड़ते हैं, आपका का की ये नहीं देखते, नाउन प्रोनाउन नहीं देखते, आप तो वो लोग तो सिर्फ क्या देखते हैं, तो पॉइंट पकड़ते हैं, जो पॉइंट उनको चाहिए वो मिल जाता है तो वो बाकी के आंसर को फिर वहां पर चेकआउट नहीं करते हैं।
तो हम लोग तो वैसे ही यहाँ पर फोकस करेंगे, हम लोग टेक्निकल वर्ड पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। जितना ज़्यादा आप टेक्निकल वर्ड्स लिख के आओगे उतना आपका आंसर बहुत इफेक्टिव लगेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अभी तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें समझ ली। अब बेसिक चीज़ें के बाद में अब आएंगे हम लोग टेक्नोलॉजी पर, कि टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर में इन सब चीज़ों को कैसे लिखा जाता है, क्या डेफिनेशन इनकी एग्जैक्टली लिख सकते हैं हम लोग। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए मशीन भाषा को समझाइए, तो हमको पता होना चाहिए कि इसको हमको कैसे लिखना है। तो यहाँ बात की जाती है, एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या होती है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 11 नंबर के इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने 2-3 चीज़ों को ऐड कर दिया है। अभी आधा आंसर मिलेगा, आधा आंसर आपको इसके आगे वाले चैप्टर में, चैप्टर नहीं आगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पर मिलेगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो अभी हमने ये पढ़ा है कि कंप्यूटर की भाषाएं क्या होती है। ये बात तो आप लोग को समझ में आ गई कि जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जिस भाषा में लिखे जाते हैं वो भाषा क्या कहलाती है आपकी, तो वो भाषा कहलाती है आपकी कंप्यूटर भाषा। तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाओं को विस्तार से समझाइए, मतलब या विस्तृत रूप से बताइए। अब यह विस्तार से बात की जाती, तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको नाम बता दिए, 3 प्रकार की लैंग्वेजेस होती है। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो अब हम लोग इंडिविजुअल देखेंगे कि इसके अंदर हमको क्या लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज किस पे काम करती है, आपकी 0 और 1 पे। तो मशीन लैंग्वेज के बारे में यदि पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस होती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम सबको मालूम है। कंप्यूटर कैसी डिवाइस होती है आपकी, तो कंप्यूटर होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सबको क्लियर है, सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ऐसी सारी डिवाइसेस जिनको चलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, वो सारी डिवाइसेस क्या कहलाती है आपकी, तो वो सारी डिवाइसेस कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब वहां जाता क्या है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 0 और 1 का मतलब क्या होता है, तो 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, और वोल्टेज की बात आ रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या उपकरण है जो 0 और 1 पर कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, तो ये काम करता है आपका 0 और 1 पे। इसे बाइनरी अंक 1 या 0 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो मशीन लैंग्वेज के अंदर और क्या है, तो फिर हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि 0 और 1 का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर मशीन ऑन या ऑफ को समझता है, किसको समझता है, ये आपका ऑन और ऑफ को। अतः बाइनरी अंक 1 और 0 में लिखी भाषा को कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसे बोली जाती है आपकी मशीन भाषा। मतलब मशीन भाषा को एक्सप्रेस करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको ये सारी टर्म्स वहां पर लिखना पड़ेगी। यदि आप वहां पर लिख दोगे कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी डिवाइस होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये किस पे काम करता है आपका 0 और 1 पे काम करता है, और 0 1 का मतलब क्या होता है आपका ऑन या ऑफ, या आप लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज लिखोगे तो और ज्यादा इफेक्टिव लगेगा ये। और इसी भाषा को क्या बोला जाता है, तो इस भाषा को बोला जाता है आपका मशीन भाषा। क्लियर है इतना। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि देखो ये है ना, नई यूनिट ऐड हुई है। यूनिट 4 की बात करते हैं हम लोग 3rd पेपर में, कंप्यूटर से रिलेटेड। जैसे हम लोगों ने प्री में यूनिट 9 पढ़ी, वो भी पूरा नया था, वहां पर फिर भी हम लोग को एडजस्ट कर लेते, क्योंकि वहां पर हमको ऑब्जेक्टिव पेपर देना होता है, तो हम लोग तुक्के भी मार सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग तुक्के बिल्कुल भी नहीं मार सकते हैं, यहाँ पर हमको सही से और एकदम एक्यूरेट पढ़ना पड़ेगा कि क्या चीजें किसके अंदर आती है। क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि यहाँ पर मैडम क्या है। क्लियर इतना। अब बात की जाती है तो मशीन भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में बताया था थोड़ी देर पहले कि मशीन भाषा को निम्न स्तरीय भाषा के रूप में भी जाना जाता है। देखो निम्न स्तरीय भी बोल सकते हैं, और साथ में आप लोग यहाँ बाइनरी भाषा भी लिख सकते हो। तीनों का मतलब क्या होता है, तो तीनों का मतलब सेम होता है, या तो आप मशीन भाषा बोल लो, या तो आप बाइनरी भाषा बोल लो, या फिर आप उसको लो लेवल लैंग्वेज के नाम से या निम्न स्तरीय भाषा के नाम से भी इसको जान सकते हैं। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो मशीन भाषा के लिए क्या की आवश्यकता होती है, या मशीन भाषा की बात की जाती है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मशीन भाषा की विशेषताओं को समझाइए या मशीन भाषा के लाभ को समझाइए। दोनों वर्ड यूज किए जा सकते हैं कि मशीन भाषा की क्या विशेषता है और मशीन भाषा की क्या लाभ होते हैं। तो हम लोग हर लैंग्वेज के यहाँ पर लाभ भी देखेंगे और हानि भी देखेंगे।
देखो इसका कंटेंट आपको कहीं पर भी सही तरीके से नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना और कुछ भी गलत हो तो वही एट ए टाइम सही करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि कंटेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूनिट 4 के लिए, समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसे यूनिट 9 में दिक्कत आई थी, सेम यूनिट 4 में भी हम लोग को प्रॉब्लम आती है। क्या है इसके लाभ, क्या है हानि, तो जो बता रही है उसको सही तरीके से सुनना। क्या है, तो मशीन भाषा के लिए किसी भी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमको नहीं होती है। यदि हम लोग मशीन भाषा में कोई कोड लिखते हैं तो मशीन भाषा में यदि कोड लिख रहे तो उसके लिए हमको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। अब ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, तो ट्रांसलेटर का मतलब आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। सपोज मान लो मैं जापान चले गई और जापान जाके मेरे को जापानी लैंग्वेज तो आती नहीं है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे तो कम्युनिकेट करना है जापानी लोगों से। तो वहां पर मैंने क्या करा, वहां पर एक ट्रांसलेटर ढूंढा या मीडिएटर ढूंढा, ठीक है। वो मीडिएटर या वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, मेरी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उनकी लैंग्वेज को मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर हमको मशीन भाषा की सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पर हमको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, तो यदि यहाँ पर ट्रांसलेटर होता तो वो ट्रांसलेट करने का काम करता, पर हमने हमेशा से पढ़ा है कि जो कंप्यूटर है वो 0-1 की भाषा जानता है और बेचारा यूजर भी यहाँ एडजस्ट करके मशीन को कैसी चीजें दे रहा है, तो मशीन को जो इनपुट दे रहा है वो 0-1 के रूप में दे रहा है। तो सेम भाषा है, सेम भाषा जब भी होगी तो वहां पर ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि मैं इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया में किसी हिंदी पर्सन से या जिसको हिंदी आती है उससे मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पर मेरे को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आपस में अंडरस्टैंड कर लेंगे एक दूसरे को, क्लियर है। तो सबसे पहली विशेषता क्या होती है, सबसे पहला लाभ क्या है, तो सबसे पहली विशेषता यही है कि मशीन भाषा के लिए ट्रांसलेशन या ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाओ। देखो चीज़ों को रटने की कोशिश मत करना, वैसे ही आपके पास में रटने का बहुत सारी चीज़ें होती है। कंप्यूटर की मैं बात करती हूँ तो कंप्यूटर को मैं प्री में भी रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताती हूँ, और मेंस की भी बात करते हैं तो मेंस में भी हमको बिल्कुल भी रटना नहीं है, हमको चीज़ों को समझना है, क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं यहाँ पर और क्या इसकी विशेषता है, तो मशीन भाषा में जो प्रोग्राम होते हैं वो क्रियान्वयन में की गति जो होती है उनकी सबसे तेज होती है। देखो ये जो वर्ड है ना क्रियान्वयन, इसको लिख के तो आपको क्रियान्वयन ही आना पड़ेगा, पर इसका मतलब समझ लो कि क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है। तो क्रियान्वयन का मतलब होता है यहाँ पर रन करना। जैसे हम लोग कोई फोटो खोलते ना या कोई म्यूजिक खोलते हैं, आप म्यूजिक आपने ओपन करा और म्यूजिक ओपन करने के बाद में आपने उस पर डबल क्लिक करा और वो डबल क्लिक करने के बाद में वो प्ले होने लगा, तो ये क्या हो गया, वो रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो उसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में बोला जाता है आपका क्रियान्वयन, और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है आपका एग्जीक्यूशन। ये एग्जीक्यूशन वर्ड बड़ा अच्छा लगता है हिंदी के बजाय, तो आपको जो सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मशीन भाषा में जब भी कोई प्रोग्राम लिखा जाता है उसकी जो स्पीड होती वो सबसे ज्यादा होती तीनों लैंग्वेजेस में, ये हमेशा के लिए याद रखो। क्यों, क्योंकि सेम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, सेम भाषा का प्रयोग होने के कारण किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, और ट्रांसलेटर भी अपने में कुछ समय तो लेगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए, तो यहाँ से वो टाइम हट जाता है, और टाइम हटने के कारण यहाँ पर जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है आपकी तेज होती है। तो मशीन भाषा में प्रोग्राम की क्रियान्वयन की गति तेज होती है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने अभी दो विशेषताएं देखी, किसकी दो विशेषताएं देखी, तो हमने मशीन भाषा की दो विशेषता देखी, इससे ज्यादा इसमें कोई विशेषता ही नहीं है, बहुत टफ होती है लैंग्वेज। तो यहाँ पर सिर्फ इसकी दो ही विशेषताएं हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या बताई मैंने आपको, तो सबसे पहली विशेषता बताई कि ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड विशेषता हम लोगों ने क्या देखी, तो सेकेंड विशेषता हम लोगों ने ये देखी कि यहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। अब इसकी हानियों की बात करते हैं तो इसकी हानियां क्या है, या इसकी कमियों की बात की जाती है तो इसकी कमियां क्या होती है यहाँ पर, तो
मशीन भाषा में प्रोग्राम तैयार करना कठिन होता है। ये तो जब से हम लोग पढ़ रहे तब से हम लोगों ने स्टार्ट करा है कि मशीन भाषा क्या होती है आपकी 0 और 1। चाहे वो टेक्निकल पर्सन हो, चाहे मैं मेरी बात करती हूँ कि मेरे को कंप्यूटर का नॉलेज है, पर मेरे को बोलेंगे कि मशीन भाषा में प्रोग्राम लिखो तो भैया बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ होती है। आपको ए भी लिखना है तो ए को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले आस्की वैल्यू में, फिर आस्की वैल्यू से हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको बाइनरी नंबर में। तो ये बहुत ज़्यादा कठिन होती है तथा गलतियों की संभावना भी अधिक होती है। यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कोडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है 0-1 के रूप में। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। आगे बात करते हैं तो आगे और क्या कमी है इसकी, तो इसकी जो गलतियां आती है, जो त्रुटियां आती है, जो एरर्स आती है, उन एरर को यहाँ पर करेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एरर ही नहीं समझ में आती कि कहाँ पर कौन सी एरर आ गई है। मशीन भाषा में गलतियों में सुधार करना भी कठिन होता है, मतलब यहाँ पर गलतियाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, साथ में उनको हम लोग रिड्यूस भी नहीं कर सकते, उसको हटा भी नहीं सकते, उसको ओवरकम भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। मशीन भाषा के बाद में और इसकी एक कमी होती है, वो बहुत, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो टेक्निकल बात की जाती है तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर पूरा नया सब्जेक्ट होगा। हर बच्चा टेक्निकल फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते होंगे। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि बहुत ईजी लैंग्वेज में हम लोग इसको बहुत स्मूथली खत्म कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा समझना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हर कंपनी के अपने अलग अलग प्रोसेसर होते हैं। सबको मालूम है कि कंप्यूटर चाहे मशीन भाषा में काम करे, असेंबली भाषा में करे या हाई लेवल लैंग्वेज में करे, उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है आपके प्रोसेसर की। आप लोगों ने मदरबोर्ड सुना होगा, ठीक है। सीपीयू के अंदर आपकी रैम लगी होती है, रोम लगी होती है, पूरा जो स्ट्रक्चर दिखता है ग्रीन कलर का, वो क्या कहलाता है आपका मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड के अंदर ही क्या होता है आपका प्रोसेसर, जो पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग प्रोसेसर होता था। ये किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं पुरानी बात कर रही हूँ, अभी करंट सिनेरियो की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। क्या यहाँ पर जिस कंप्यूटर पर जो मशीन कोड लिखा जाता है, जैसे मेरे पास में जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर पे मैंने कोई मशीन कोड लिखा है, तो ये मशीन कोड किसी और कंप्यूटर पे नहीं चलता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी मशीन भाषा में। आजकल हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे मेरे घर पे लैपटॉप है या ऑफिस में सब जगह सिस्टम लगे हैं, तो मैं मेरे घर पर बैठकर कुछ कंटेंट तैयार कर लेती हूँ और वो कंटेंट को पेन ड्राइव में लाके यहाँ पर ऑफिस में यूज़ कर लेती हूँ। बट उस समय जब मशीन भाषा चलती थी तो मशीन भाषा में ऐसा नहीं किया जा सकता था। जिस कंप्यूटर में आपने कोडिंग करी है, वो प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम उसी कंप्यूटर में चलता था। क्यों? क्योंकि ये जो मशीन भाषा है, ये मशीन भाषा कैसी होती है, तो ये मशीन भाषा निर्भर भाषा भी होती है, मतलब डिपेंडेंट होती है। जिस कंप्यूटर पे बनाई है उसी कंप्यूटर पे ये चल सकती है, बाकी किसी पे ये नहीं चल सकती है। जिस कंप्यूटर पे जो मशीन कोड लिखा जाता है वह उसी कंप्यूटर पर क्रियान्वयन होता है, अतः मशीन भाषा मशीन निर्भर होती है। आप ऐसे पॉइंट लिख के आओगे ना तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को, चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा कि यहाँ तुक्केबाजी नहीं चल रही, यहाँ जो लिखा जा रहा है वो एग्जैक्टली सही लिखा जा रहा है। तो ये 3 कमियां बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें ये वाली कमी के बारे में आप लिख के आओगे तो सीधे सीधे आपको वहां पर नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? इतना समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हर कंपनी अपने अलग अलग प्रोसेसर बनाती है, हर प्रोसेसर को अलग अलग कंप्यूटर्स में लगाया जाता है। और मशीन भाषा का सबसे बड़ी कमी यही है कि यदि कोई भी कंप्यूटर में आपने मशीन भाषा का कोड लिखा है तो वो किसी और कंप्यूटर पे वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। क्लियर इतना? चलो इसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा हमको, ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो सकता है, तो ये क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का भी हो सकता है। और आगे बात करते हैं तो यहाँ पर हमको ये 11 नंबर में भी पूछा जा सकता है, या ऑलमोस्ट ही 5 नंबर में पूछ सकते हैं। क्या है? कंप्यूटर की मशीन भाषा को समझाइए। कंप्यूटर की मशीन भाषा को समझाइए, तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कंप्यूटर भाषा की, और उसकी लाभ तथा हानि को समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे सबसे पूछा जा सकता है 11 नंबर में। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर हानियों की भी बात की जा रही है और लाभ की भी बात की जा रही है, और कंप्यूटर की मशीन भाषाओं की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि कंप्यूटर के अंदर कितनी भाषा आती है, उन तीनों के नाम लिखेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर भाषाएं क्या होती है, कंप्यूटर भाषाओं के बाद में उसके प्रकार लिखेंगे, और फिर वहां पर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि मशीन भाषा क्या होती है, मशीन भाषा की क्या लाभ थे और क्या कमियां थी। क्लियर है इतनी बात? चलो
आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था जिसके अंदर मशीन भाषा यूज की जाती थी, वो एक रूम के बराबर होता था। आज तो हम लोग छोटा सा कंप्यूटर यूज करते हैं, डेस्कटॉप यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, जो ब्रिस्केट में भी आराम से हमारे यहाँ आ सकता है। बट पहले के जो कंप्यूटर होते थे, पहले के कंप्यूटर कैसे होते थे, तो ये रूम के बराबर एक कंप्यूटर बनाए जाते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जिसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी गई है वो लैंग्वेज कौन सी आपकी 0 और 1। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो फिर आती है हमारी असेंबली भाषा। अभी हम लोगों ने कौन सी भाषा डिस्कस करी, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी यहाँ पर मशीन भाषा। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी असेंबली भाषा। देखो मैंने समझा तो दिया था, कैसे समझाया था कि जो असेंबली कोड्स होते हैं, ठीक है, असेंबली कोड कौन कौन से होते हैं, तो जैसे ऐड बताया था, सब्सट्रैक्शन बताया था, उन सबको इकट्ठा कर दिया तो कौन सी लैंग्वेज बन गई आपकी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की बात की जाती है तो ये क्या होती है, तो असेंबली भाषा में अक्षर व अंकों से बना, देखो जो कोड में बता रही थी ना, मैनोमैनिक कोड भी बोल सकते हैं या न्यूमेनिक कोड भी बोला जा सकता है। जनरली इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैनोमैनिक कोड। जो मैंने ऐड बताया था, सब बताया था, मल्टीपल बताया था, डिवाइड बताया था, उनके जो छोटे छोटे कोड थे, छोटे छोटे फंक्शंस थे, उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है आपका मैनोमैनिक कोड। ठीक है, तो असेंबली भाषा में अक्षर व अंकों से बना मैनोमैनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे एक निश्चित अर्थ होता है, जिसमें क्या होता है आपका एक निश्चित अर्थ। जैसे ऐड करना है तो ऐड ही किया जाएगा, सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, मेमोरी के अंदर कुछ लोड करना है तो मेमोरी के अंदर उसको लोड किया जाएगा, मेमोरी के अंदर से उसको डिलीट करना है तो वहां पर डिलीट किया जाएगा। एक ही फंक्शंस के बहुत सारे कार्य वहां पर नहीं हो सकते हैं, एक फंक्शन से सिर्फ और सिर्फ एक कार्य होते हैं। देखो यहाँ दिख रहा होगा, तो ये भी बहुत टफ होती है, ऐसी इजी नहीं होती है। यहाँ पर कोडिंग लिखी गई है और कोडिंग में यहाँ मैनोमैनिक कोड का यूज किया गया है। ये जो कोड्स है ना EQU, ये किस लिए यूज होता है, तो ये इक्वल के लिए यूज होता है। ORG, ये बहुत सारे ऐसे मैनोमैनिक कोड्स होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। कहाँ पर, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, तो असेंबली लैंग्वेज में। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन से कोड होते हैं, तो एग्जाम्पल में अभी मैंने आपको बताया था, ऐड की बात करते हैं, सब की बात करते हैं, LD की बात करते हैं। तो ये आपके अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज में मैनोमैनिक कोड्स होते हैं या न्यूमेनिकल कोड्स होते हैं, दोनों बोल सकते हैं ना, न्यूमेनिक कोड भी बोला जाता है या मैनोमैनिक कोड भी इन्हें बोला जाता है। तो ये किसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं। फिर बात की जाती है, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है हम लोगों के लिए। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। देखो कंप्यूटर की बात की जाती है तो कंप्यूटर में 2 कोड का प्रयोग किया जाता है, और वो 2 कोड कौन कौन से होते हैं, तो एक कोड होता है आपका सोर्स कोड, एक कौन सा कोड होता है आपका, तो एक कोड होता है आपका सोर्स कोड और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। कौन कौन से कोड है आपके, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड क्या होते हैं, तो सिंपल सा याद रखो, शायद आप लोगों ने सुना होगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सुना है क्या, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये सब, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं या ऑब्जेक्ट कोड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम की बात करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है, पर यहाँ पर क्या बात की जाएगी, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उस कोड को क्या बोला जाता है, तो उस कोड को बोला जाता है आपका सोर्स कोड। ठीक है, इसके अपोजिट जब असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है वो मशीन भाषा में कन्वर्ट हो जाता है। देखो अल्टीमेटली कंप्यूटर को तो 0 1 ही समझ में आएगा, चाहे आप कुछ भी माथापची कर लो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको तो सिर्फ 0 1 समझ में आएगा। तो इन सोर्स कोड को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन भाषा में, और वो मशीन भाषा में जब हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो वो कोड क्या कहलाता है आपका, तो वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कोड। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने मशीन भाषा की बात करी थी, तो मशीन भाषा के अंदर जो कोड लिखा होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोल सकते हैं। पर यहाँ पर बात की जाती है कि सोर्स कोड क्या होता है असेंबली लैंग्वेज में, तो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाते हैं या सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। जब इसे अभी किसके द्वारा ट्रांसलेट किए जाते हैं, तो असेंबलर। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये असेंबलर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जापान गई, जापान जाने के बाद मैंने वहाँ पर एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी, तो एक ट्रांसलेटर ले लिया,
वो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, तो मेरी हिंदी को जापानी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको मैं ट्रांसलेटर बोल सकती हूँ। उसी प्रकार से ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है आपका, तो उसे बोला जाता है आपका असेंबलर। तो असेंबलर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में बदल दिया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। जब मशीन भाषा में वो कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है आपकी, तो वो कहलाएगी आपकी ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो इतनी बात समझ में आ गई। क्या सिंपल सी बात बताई मैंने, तो यहाँ पर मैंने बताया आपका असेंबली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसे क्यों बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर असेंबली भाषा के बाद में। तो असेंबली भाषा की भी कुछ विशेषताएं देखेंगे और कुछ हानियां देखेंगे, पर ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।